मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम एचएफ अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका एचएफ मॉलिक्यूल है उसमें एक 1s ऑर्बिटल है, कक्षक है, और फ्लोरीन में 2p कक्षक है। इनके अतिव्यापन से एचएफ मॉलिक्यूल बनता है। वैसे सममिति के आधार पर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का 1s कक्षक फ्लोरीन के 1s तथा 2s कक्षकों से अतिव्यापन तो कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन के इन कक्षकों की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन नगण्य माना जाता है। जहां हाइड्रोजन का 1s कक्षक सिग्मा बंध के लिए उपयुक्त है, फ्लोरीन का केवल एक ही 2p कक्षक इस अतिव्यापन में भाग ले सकता है, और शेष दोनों कक्षक जो हैं पाई अतिव्यापन के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास पाई बंध बना सकने वाले कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, और इस कारण फ्लोरीन के ये दोनों कक्षक बंधी रहते हैं। और एचएफ के लिए ऊर्जा स्तर का यदि हम इसका डायग्राम देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन का 1s1 है, और वहीं पर आप देखिए इसका 1s2 2s2 और यहाँ पर है 2p5, यानी कि जो आपका f ऑर्बिटल का जो p ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो आपका p ऑर्बिटल है उसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने को मिलता है। यहाँ ये किसी भी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और यहाँ पे हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार मिलता है। तो यहाँ देखिए कि सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और इस तरह से ही इसका ऊर्जा डायग्राम है। अब दोनों परमाणुओं में यदि हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से सिग्मा स्टार कक्षक में अतिरिक्त सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं। यदि हम इसका बंधक्रम देखें तो क्या है कि 1/2 2 - 0 = 1 हो गया। चूँकि हाइड्रोजन का 1s कक्षक की ऊर्जा जो होती है -1312 किलो जूल पर मोल की तुलना में फ्लोरीन की जो है वो -168 किलो जूल पर मोल होती है, जो काफ़ी कम है। अतः बंध जो होता है बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है, और बंदी जो सिग्मा कक्षकों के जो फ्लोरीन के जो परमाणु की ओर झुके होने के कारण जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है फ्लोरीन से अधिक आकर्षित होता है, और जो फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और आपका जो हाइड्रोजन है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यदि हम HCl अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखें तो उसमें भी हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा। अब बच्चों, ये तो हमने बात करी थी विषम चक्रीय, और जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक डायग्राम हमने बनाए थे वो हमने हेटेरोएटम के भी बनाए, होमो के भी बनाए, मॉलिक्यूल्स के बनाए हैं। अब अगला जो पॉइंट है, अगला टॉपिक है आपका, वो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्र की बंध, यानी कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह से हमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और इसमें आप देखेंगे कि अभी तक हमने केवल उन अणुओं के बारे में विचार किया है जिनमें बंध से जुड़े 2 परमाणुओं के मध्य बनने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, परंतु कुछ तत्व जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टैलियम है इत्यादि की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती कि उनके संयोजकता कक्षकों का तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिसके फलस्वरूप इनके सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु द्वारा अपने सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के पश्चात भी इनका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता, और ये अणु क्या कहलाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में 2 प्रकार के होते हैं। पहला है 3 केंद्रक यानी 2 इलेक्ट्रॉन बंद, यानी 3C2E, 3 है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और सेकंड आता है बहुकेंद्रक यानी 2 इलेक्ट्रॉन बंद। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो 3 केंद्रक 2 इलेक्ट्रॉन बंद है, इस प्रकार के बंद बोरोन के हाइड्राइड्स जितने होते हैं
या बेरिलियम है या एल्यूमिनियम के लभी जितने भी जो कार्ब धात्विक यौगिकों में पाए जाते हैं। बोरोन के हाइड्रेट में 2 प्रकार के 3 केंद्रक 2 इलेक्ट्रॉन बंध पाए जाते हैं, जिनमें हम केवल डाइबोरेन में पाए जाने वाले बंध का वर्णन करेंगे। अब एक हाइड्रोजन 2 बोरॉन परमाणु के बीच सेतु का कार्य करता है। दूसरी प्रकार से 3 केंद्र यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बंध जिनमें 3 बोरॉन परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, यानी किस तरह से, इस तरह से। इस प्रकार एक सेतु बंध बनता है। और जो B2H6 की जो संरचना है आप नीचे देखिए, इसमें ये sp3 इसको माना गया है। इसकी यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें, बोरोन और हाइड्रोजन की 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ब्रिजिंग की होती है हमारी 1.33 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है। और जो बॉन्ड एंगल होता है बोरोन और हाइड्रोजन बोरोन इसके बीच का वो 121 डिग्री 0.5 डिग्री होता है, जबकि ये 97 डिग्री होता है। 4 संकर कक्षकों में से 3 कक्षकों में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा यह sp3 संकरित कक्षक रिक्त होता है। बोरोन के 2 अर्धपूरित कक्षक 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ वनस कक्षक जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है के साथ अतिव्यापन करके ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इन बंधों का जो टर्मिनल बंध होता है, और अब प्रत्येक बोरॉन परमाणु में 2 sp3 कक्षक शेष रहते हैं, जिनमें से एक रिक्त कक्षक तथा एक अर्धपूर्ण भरा हुआ होता है। एक बोरॉन परमाणु का अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे बोरॉन परमाणु के रिक्त कक्षक यानी sp3 कक्षक के साथ साथ एक हाइड्रोजन के अर्धपूरित वनस कक्षक के अत्यापन करता है, जिसे आणविक कक्षकों का निर्माण कहते हैं, जिसमें एक कक्षक अबंधी और एक प्रतिबंधी और एक अबंधी कक्षक होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया और ये नॉन बॉन्डिंग हो गया। बोरोन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और आपके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो गए। और इस प्रकार से हमारा बनाना, इस बॉन्ड को बच्चों हम जनरली बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि 3 केंद्रों पर डिलोकलाइज होता है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। और इसका यदि हम बंधक्रम देखें तो हाफ होता है, और ये एक वीक बॉन्ड होता है। अब अगला आता है हमारा मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस प्रकार के बंध मैथिल और एथिल लिथियम में पाया जाता है, और ये दोनों यौगिक जो है ठोस अवस्था में टेट्रामर होते हैं, तथा इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो R4 और Li4 होता है, यानी कि R जो है CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। इसमें लिथियम परमाणु एल्किल समूह के कार्बन परमाणु के मध्य साधारण बंध नहीं पाए जाते हैं, और यदि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में ये हमें पता लग चुका है। और जो चारों लिथियम परमाणु एक चतुष्फलकीय के कोनों पर स्थित होते हैं, तथा चारों एल्किल समूह के कार्बन परमाणु चारों फलकों यानी फेसेस के केंद्र से जुड़े रहते हैं। तो आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका कार्बन हो गया जो कि sp3 संकरित अवस्था में है, ये आपका लिथियम हो गया, ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये एंटी बॉन्डिंग आपका वैकेंट है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, लिथियम इस तरह से चतुष्फलक के रूप में है, और यहाँ का जो लिथियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल देखिए 2.36 एंगस्ट्रॉम है। वहीं आप लिथियम के बीच का देखिए 2.68 एंगस्ट्रॉम है, और इसके बीच का जो एंगल है वो 68 डिग्री होता है। इस संरचना में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित तथा प्रत्येक लिथियम sp2 संकरित होता है, और प्रत्येक फलक पर कार्बन का sp3 संकरित कक्षक 3 लिथियम परमाणु के एक एक sp3 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करता है, जिसके फलस्वरूप 4 आणविक कक्षक बनते हैं, जिनमें से एक अबंधी होता है, एक प्रतिबंधी और 2 अनाबंधी होते हैं, यानी 2 नॉन बॉन्डिंग होते हैं। चूंकि प्रत्येक लिथियम के पास में एक ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, अतः चारों फलकों पर बनने वाले बंधों में लिथियम केवल एक इलेक्ट्रॉन का योगदान ही देता है। इस प्रकार लिथियम परमाणु में से केवल एक लिथियम के sp2 कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के sp3 कक्षक में होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अबंधी आणविक कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे यह बंध जो 4 केंद्रक 2 इलेक्ट्रॉन बंध यानी 4 सेंटर, ये क्या कहलाएगा, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है, और इसका बंध क्रम जो होता है वो हाफ होता है। अब यदि हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें, तो जो AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, लुईस एसिड है, और वाष्प अवस्था में अक्रिय है, और कार्बनिक विलायकों में यह डाइमर के फॉर्म में मिलता है। तो एल्यूमिनियम है, ये इस तरह से आप देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड को जल में विलय करने पर ये जिसकी जो डाइमर फॉर्म है वो समाप्त हो जाती है। अब अगला है हमारा एल्यूमिनियम
ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, ये भी डाइमर की फॉर्म में आता है और इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। डाइबोरेन के समान इसमें भी 4 टर्मिनल कार्बन होते हैं, यानी 2C 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और इसमें इस तरह का, जबकि जो AlCl है उसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से अगला एग्जांपल आप देखिए, यदि हम सॉलिड स्टेट में हैं, यदि हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो भी ये एक पॉलीमर की फॉर्म में रहता है, उसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है। और यदि वाष्प अवस्था देखें तो ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। अब बच्चों बात आती है बंध, जो आपकी बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ की। तो बॉन्ड प्रॉपर्टी किस किस पर निर्भर करती है? सबसे पहली है बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या? दो बंधित परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। बंध लंबाई प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है। कार्बोरैंडम यानी SiC के उदाहरण पर विचार करते हैं अपन। SiC में बंध लंबाई कार्बन तथा सिलिकॉन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इनकी जो सहसंयोजक त्रिज्या है उसे हम ज्ञात कर लें तो हमें इन दोनों की बंध लंबाई पता लग जाएगी। अब हम ये देखिए कि जो कार्बन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.771 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि सिलिकॉन की जो सहसंयोजक त्रिज्या है 1.75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इनकी जो SiC की जो बंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए? इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो वो होनी चाहिए 1.94 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए इसकी बंधाई। अब यदि हम प्रायोगिक रूप से इसको ज्ञात करें तो हमें वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बंध लंबाई को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? पहला है परमाणु की विद्युत ऋणता। आयनिक बंध की लंबाई धनायन तथा ऋणायन के मध्य स्थित विद्युत आकर्षण पर निर्भर करती है। अतः क्रिया करने वाले तत्वों की विद्युत ऋणता के मध्य जितना अधिक अंतर होगा, विद्युत आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। अगला आता है बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम बढ़ने के साथ बंध लंबाई कम होती है, यानी बंध लंबाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ देखिए एकल एकल बंध की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है, डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम बंध लंबाई होती है। थर्ड पॉइंट आता है रेजोनेंस। अब अनुनाद के कारण बंध लंबाई एकल बंध व द्विबंध के बीच वाली होती है, जैसे कि O3 में आप यहाँ पर देखिए कि माइनस है तो इनके बीच की बंध लंबाई होगी। इसी तरह परमाणु तथा सहसंयोजक त्रिज्या, परमाणु सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ने पर भी बंध लंबाई का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा बंध लंबाई का मान? बंध लंबाई का मान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि दोनों परमाणुओं की जो सहसंयोजक त्रिज्या है, यानी कि ये हमारा कैटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया, तो इसकी जो ये नाभिक हो गया तो इनकी यही तो बंध लंबाई हुई। तो यदि दोनों की सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ेगी तो उनकी हमारी बंध लंबाई का मान भी बढ़ जाता है। अब आता है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बंध बनने से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अतः किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के बनने में उत्सर्जित या बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा को उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि बंध को बनाने या तोड़ने में जो भी ऊर्जा लगेगी उसे हम उसकी बंध ऊर्जा कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी अणु की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी, बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा, स्थायी होगा। इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि बंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, बंध की सामर्थ्यता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो बंध ऊर्जा है उसको हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है बंध वियोजन ऊर्जा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरी है एवरेज बॉन्ड एनर्जी या औसत बंध ऊर्जा, जिसको हम E से लिखते हैं। अब बंध वियोजन ऊर्जा क्या है? बहुपरमाणु यानी पॉली एटॉमिक अणु में उपस्थित किसी विशेष बंध को वियोजित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को उस बंध की वियोजन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए HOH को के लिए हमें D जो है डिसोसिएशन एनर्जी 118 किलो कैलोरी पर मोल है। इसी तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। अब अतः स्पष्ट है कि गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़ने में दो उदासीन मूल को यानी रेडिकल में वियोजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है औसत बंध ऊर्जा यानी एवरेज बॉन्ड एनर्जी। किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं के औसत को उस अणु की औसत बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी औसत ऊर्जा क्या होगी? E क्या होगी? अणु को उसके परमाणु में परिवर्तित करने हेतु ऊर्जा अपॉन अणु के बंध संख्या, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन अपॉन अणु में बंध संख्या। तो डाई एटॉमिक अणु में केवल एक ही बंध पाया जाता है। अतः जो वियोजन ऊर्जा का जो औसत बंध मान होता है, यानी कि वो क्या होगा? वो होगा
D=E, यानी बहुपरमाणुक अणुओं में विभिन्न बंधों के लिए D का मान भिन्न होता है। अब अगला पॉइंट है बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है हमारा परमाणुीय आकार। छोटे आकार वाले परमाणु बड़े आकार वाले परमाणु की तुलना में अधिक प्रबल बंध बनाते हैं, यानी कि H2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इससे HCl उससे ज़्यादा, उससे कम HBr, उससे कम HI कम, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का जो है वो आकार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम बढ़ने के साथ बंध सामर्थ्य बढ़ती है, अभी अपन ने पढ़ा था, यानी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड के, और कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वीक होगा। इसी तरह जो संकरित कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं, वो संकरित कक्षक में S गुण बढ़ने के साथ साथ बंध सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है, यानी कि C डबल बॉन्ड है वो उसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, sp में देखिए 50% है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, sp2 में देखिए कि 33.33% है तो उससे कम होगा, और इसमें 25% होगा। और S कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो S ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो जो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगला आता है बंध की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। बंध की ध्रुवता में वृद्धि के साथ ही बंध की ऊर्जा भी बढ़ती है, यानी HF पोलर बॉन्ड है, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, यानी HF का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, HCl उससे कम, HBr उससे कम, और HI उससे कम। अगला पॉइंट आता है रेजोनेंस। अनुनाद द्वारा अणु का स्थायित्व प्रदान होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल को। अतः जिन अणुओं में अनुनाद पाया जाता है उनकी बंध ऊर्जा भी अधिक होती है, अतः कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बंध ऊर्जा के मध्य होती है। लास्ट पॉइंट आता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, यानी बंधी परमाणुओं पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति के कारण बंध में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण बंध ऊर्जा में कमी आती है। यह प्रतिकर्षण बड़े आकार की अपेक्षा छोटे आकार वाले अणुओं में अधिक होता है, जिससे बंध लंबाई बढ़ती है तथा बंध ऊर्जा का मान कम होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए H2 का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, अतः इसकी जो बंध ऊर्जा है 437 किलो जूल पर मोल है, जबकि F2 अणु में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण बंध ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है, और जो कि हमारी 159 किलो जूल पर मोल हो जाती है। आपको नीचे यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन में 83 आ रही है हमारी एनर्जी, नाइट्रोजन में 38 और ऑक्सीजन में 33 है। तो बच्चों आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा सहसंयोजक बंध कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।